सकते हैं। ये जो हमारे 2 विनर्स है वो पिछले बार के विनर्स है। डॉक्टर श्री कृष्णा वेनिकर जो कि ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर है पंचायत समिति सिंदखेड़ राजा में, वो एक विनर थे, और दूसरे जो विनर थे वो भी वहीं से ही डॉक्टर सुनील बबनराव नगरे थे, जो कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सिंदखेड़ राजा में। तो उन दोनों को भी मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, और एक बार थोड़े ही दिन में आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। और इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम चालू करना चाहूंगा। उस प्रोग्राम चालू करने से पहले हमारे जो गेस्ट है आज के, डॉक्टर आशीष मोहिदे, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है, प्रेरणा हॉस्पिटल औरंगाबाद, यहाँ के डायरेक्टर है। प्रेरणा हॉस्पिटल उनका साइकेट्रिक हॉस्पिटल है और वहाँ के वो डायरेक्टर है जो कि औरंगाबाद में है। वो ट्रस्टी और फाउंडर मेंबर है पंख फाउंडेशन की। पंख फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से वो काम करती है, बहुत अच्छा काम है। मैं बार बार वो काम देखता हूँ, तो बहुत अच्छे से काम वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में कर रही है औरंगाबाद सिटी में। और वो मेंबर है आई प्रोग्रेस, जो कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, और आस्था फाउंडेशन के भी वो मेंबर है। ऐसे बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट आज हमें गाइड करेंगे। आई वेलकम डॉक्टर आशीष मोहिदे। वेलकम सर, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू अतुल, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अतुल एक बहुत सुलझा हुआ और बहुत एनर्जेटिक साइकेट्रिस्ट है जो अकेला ही लड़ रहा है ऐसा मुझे लगता है और अच्छा काम कर रहा है। यानी हम यहाँ पे तो बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं लेकिन हमको इतना डिफिकल्ट जाता है, लेकिन अतुल एक अकेला इंसान है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आप जैसे लोग हमारे साथ है तो डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। आप जैसे साइकेट्रिस्ट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आज का जो प्रोग्राम होगा 2 पार्ट्स में रहेगा। पहला जो पार्ट है 30 to 45 मिनट्स का होगा, और दूसरा पार्ट भी 30 to 45 मिनट्स का रहेगा। पहले पार्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो आप रिप्लाई करेंगे, और उसके बाद में उसके हिसाब से आप गाइड करेंगे। और दूसरा जो पार्ट है उसके बाद भी अगर ऑडियंस को कुछ डाउट्स है, उनके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो रिप्लाई कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वो उसको आप रिप्लाई करेंगे। ये जो प्रोग्राम है मेनली हिंदी में रहेगा, क्योंकि हम पैन इंडिया पहुंचना चाहते हैं। ये बाद में यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा, जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए भी ये है। तो पैन इंडिया लोगों तक पहुंचने के लिए हमने ये मराठी ना रखकर हिंदी रखा हुआ है, तो हिंदी में रहेगा। अगर कहीं पे दिक्कत आती है या फिर टेक्निकल टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म है, तो डेफिनेटली हम उसको इंग्लिश में यूज करेंगे और बाद में उनको समझाने के लिए हिंदी में भी बात कर सकते हैं। अगर ऑडियंस को कुछ लगता है कि मराठी में आपको हिंदी में बात समझ में नहीं आई, इंग्लिश में बात नहीं समझ में आई, तो हम मराठी में भी बात करेंगे, लेकिन वो ऑडियंस राउंड में रहेगा। अगर आपको कुछ समझता नहीं है तो आप डेफिनेटली मराठी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये आज का जो प्रोग्राम है उसको हम चालू करेंगे। आज का जो डे है 31 मई है, इसको नो टोबैको डे कह के मतलब अवेयरनेस के लिए उसको देखा जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का ये जो दिन है नो टोबैको डे है, और इस साल की जो थीम है 2022 का जो थीम है वो है डेंजर टू द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, थ्रेट टू द एनवायरमेंट। टोबैको इज अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लैंड है उसके लिए यूज किए जाने वाले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, या फिर और भी जो कुछ यूज उसमें किया जाता है, या इस सेल्फ टोबैको की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है, या फिर जो प्राणी है उनमें ये जो हानि होती है, एज अ एनवायरमेंट को जो भी थ्रेट होता है, वो टॉपिक या फिर वो थीम इस बार लिया हुआ है। लेकिन हमें जो है पहले हमको देखना पड़ेगा, हमारे लिए जो खतरा है उसके बारे में हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले सर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि टोबैको जो यूज किया जाता है, नो टोबैको डे है, तो नो टोबैको डे में ये जो टोबैको है, वो टोबैको हमारे लिए क्यों खतरा है, या फिर टोबैको में ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वजह से हमको ये लत लग जाती है, या फिर जिस वजह से हमको ये लत लग जाती है। अतुल, आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने आज सुबह से 3 पेशेंट्स को कहा है कि आज आज का दिन बहुत अच्छा है, आज से आप टोबैको बंद कीजिए।
ये पेशेंट ने भी मुझसे पूछा कि सर मुझे टोबैको बंद करनी है तो मैंने क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपको कैसे लगा कि आज पूछना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज हमने पेपर में पढ़ा। तो दिस इज द ये इम्पोर्टेंस है इस डे सेलिब्रेशन का, कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जिसकी वजह से उनको पता चलेगा कि टोबैको क्यों नहीं लेना चाहिए और अगर उसके लिए क्या मदद लेनी चाहिए। तो हम इसीलिए आज बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक देखा जाए तो इंडिया में 260 मिलियन लोग हैं जिनको टोबैको का एडिक्शन हो गया है। 260 मिलियन यानी अराउंड 19% ऑफ पॉपुलेशन जो 15 साल के ऊपर है उनको एडिक्शन हो गया है। उससे भी ज्यादा जो यूज करते हैं ऐसे लोग हैं, यानी इतना ज्यादा, यानी कोरोना से भी ज्यादा फैली फैली ये चीज है जो हम अभी आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। टोबैको अलग अलग किस्म में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा जो है वो बीड़ी सिगरेट में यूज किया जाता है। उसके बाद उससे भी ज्यादा जो है च्युइंग, यानी जो हम देखते हैं कि पुड़ी में यूज किया जाता है इसको। और तीसरा जो है उसमें हम बोलते हैं कि स्निफिंग, यानी तपकीर जो ऐसे नाक में डाली जाती है, स्निफ की जाती है, उसको बोलते हैं तपकीर। तो ये सारी अलग अलग वैरायटी है। और उसके साथ यानी च्युइंग में अलग अलग वैरायटी है, कुछ गुटखा में यूज होती है या कुछ प्लेन टोबैको रहता है। तो ये सारे जो टोबैको ये पत्ता है जो टोबैको लीफ से आता है, उसमें मेन जो कंटेंट है जिसका हमें एडिक्शन होता है या जिसकी हमें आदत या जिसका व्यसन बोला जाता है वो है निकोटीन। और ये निकोटीन सबसे डेंजरस चीज है जिसका एडिक्शन होना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसका हाफ लाइफ सिर्फ 2 घंटे का है। और 2 घंटे के हाफ लाइफ यानी क्या कि उसका असर कितना देर रहेगा या कितना देर में वो बॉडी में रहेगा, ऐसे तरीके से हम समझेंगे। तो वो सिर्फ 2 घंटे का है, यानी ऐसी चीज जिससे नशा आता है और वो सिर्फ 2 घंटे के बाद खत्म हो जाती है उसका नशा। तो वो नशा लेने के लिए हमको बार बार यूज करनी पड़ेगी। और हमको अगर बार बार यूज करनी है तो यानी उसका क्वांटिटी, यानी उसका जो प्रमाण है वो बार बार लेना पड़ेगा। तो हमको आदत तो बहुत जल्दी से लगने वाली है। ऐसे अ, बोला जाता है कि एक सिगरेट जो होती है या एक बीड़ी जो होती है उसमें 1 मिलीग्राम तक निकोटीन होता है और डिलीवर किया जाता है। यानी हमने एक सिगरेट ले ली या एक बीड़ी ले ली तो 1 मिलीग्राम तक होता है। और ऐसे हमने 5 सिगरेट ले ली तो हमको आदत लग जाती है। ये 5 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन से आदत लग जाती है। तो 5 सिगरेट तो कोई भी ले लेता है फटक से। हम पार्टी में जाते हैं, एक बार ले लेते हैं, दूसरी बार ले लेते हैं। तो यानी हमारे ब्रेन को आदत लगने के लिए, यानी ब्रेन का जो हमारा, जिसको हम बोल जाते हैं, हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं प्लेजर सेंटर, आनंद केंद्र बोलेंगे जिसको। ये सब जो एडिक्शन की चीजें है ना, जैसे शराब है, गांजा है, निकोटीन है, वो उसको जाके अटैक कर देती है और उसको अपने काबू में ले लेती है। तो ये अटैक वाली चीज निकोटीन फटाक से ले लेता है। तो निकोटीन ये सबसे डेंजरस चीज है जिसको उस दिमाग से निकालना मुश्किल जाता है और उसकी वजह से उसको उनको एडिक्शन हो जाता है। सो दैट इज द मेन थिंग, निकोटीन इज द मेन प्रॉब्लम। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने समझा है। ये जो निकोटीन का एडिक्शन हो चुका है, अगर आपने जैसे बोला कि 5 बार ये यूज करेंगे तो उसका एडिक्शन हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज है? अगर कोई तंबाकू ले रहा है, कोई ये स्निफिंग कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो जो आदमी है वो निकोटीन के लिए एडिक्ट हो गया है या फिर उसको एडिक्शन, निकोटीन का एडिक्शन हो चुका है? या फिर लोगों के लिए सिंपली वो अंडरस्टैंड करें इसलिए हम ये बोलेंगे कि टोबैको का एडिक्शन हो चुका है, व्हाट एवर हो इट मे चुका बी। है। हाँ, हाँ, तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं या फिर लोग कैसे पहचान सकते हैं? देखो किसी भी चीज का व्यसन लगना यानी एडिक्शन होना, इसके कुछ नियम है या कुछ क्राइटेरिया हम बोलते हैं कि जो चीज बार बार लेने की तीव्र इच्छा हो, तीव्र इच्छा जिसको क्रेविंग बोला जाता है, यानी हम उस चीज के बिना रह नहीं पाएंगे, एक क्रेविंग होनी चाहिए। दूसरी, वो बंद करने के बाद कुछ लक्षण होने चाहिए। जैसे शराब बंद की तो थरथराहट होती है, पसीना आता है, उस तरीके से टोबैको का होना। तीसरा, वो चीज पाने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी जैसे अगर ड्राई डे रहा तो अल्कोहल वाले सब पहले से प्लान करके रखते हैं, अभी कल ड्राई डे है तो आज इंतजाम करके रखो। वैसे
अगर हमको ऐसी जगह जाना है वहां पे सिगरेट या तंबाकू नहीं मिलने वाली, तो पहले से उसका इंतजाम करके रखो, यानी हमारा पूरा लाइफ उसके हिसाब से हम सेट कर देते हैं। चौथी, वो चीज से जो नशा आता है वो पाने के लिए उसका क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ाना पड़ता है, इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें जिन तंबाकू में, तंबाकू से हमारी ये सारी चीजें अगर अटैच हो गई, यानी तंबाकू बंद करने से हमको कुछ लक्षण आ रहे, जैसे कि बेचैनी होना, घबराहट होना, धड़धड़ होना, चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा आना, कभी कभी बहुत ज्यादा बेचैनी होना कि हमको पैनिक अटैक्स कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली होता है, बट एंग्जाइटी सिम्टम्स पक्का आते हैं, चिड़चिड़ाहट पक्का होती है। और कुछ चीजों का ऐसे होता है कि बहुत नर्वस फील करते हैं। ये विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं, ये जिसको हो गया, यानी तंबाकू लेने बंद करने के बाद जिसको हो रहा है, इसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहा है। दूसरा, इसको हम बोलते हैं तीव्र इच्छा, यानी सिगरेट या तंबाकू लिए बिना जिसको कुछ भी यानी जो वो जी नहीं पा रहा है, यानी जिसको बहुत परेशानी हो गई है और वो लेने के सिवा वो रह ही नहीं पा रहा है, ये क्रेविंग जिसको रहता है, ये क्रेविंग जिसको हो रही है, उसको तंबाकू की आदत लग गई है। और धीरे धीरे तंबाकू का हम अगर पूछते हैं तो हम, या तंबाकू अगर वो चू कर रहा है यानी टोबैको ले रहा है, तो उसका पैकेट का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। सिगरेट ले रहा है तो सिगरेट जो नशा उसको एक सिगरेट में आता था, उसके लिए उसको 4 5 6 सिगरेट लिए तो भी नशा नहीं आता है, कभी कभी 2 पैकेट लिए तो भी नशा नहीं आता है, उसका क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये जब होता है तो समझ लेना कि उसको तंबाकू की आदत लग गई है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया कि वो लोग च्यू करते हैं या फिर सिगारेट में होता है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में ये पूछना चाहूंगा कि बहुत बार लोग पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, वो मशहरी से मतलब दांत साफ करते हैं, तो जब हम उसको बोलते हैं कि आप तंबाकू यूज करते हैं, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब पूछते हैं मशहरे यूज करते हैं क्या, तो वो बोलते हैं कि मशहरे यूज करते हैं। तो उन लोगों को शायद कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि उसमें तंबाकू होता है या फिर निकोटिन होता है। तो ऐसी अगर लोगों को पता चले कि निकोटिन किस किस चीजों में होता है या फिर टोबैको किस किस चीज में होता है, तो शायद वो उनको पता चलने के बाद में उसे छोड़ने का डिसीजन ले ले। तो कौन सी तरीके से ये निकोटिन या फिर टोबैको लिया जाता है, और वो उसके वो जो कंटेंट होता है वो किस किस चीजों में होता है? टोबैको बहुत बहुत पुरानी, यानी कोरोना तो अभी का पैंडेमिक है, निकोटिन एडिक्शन बहुत पुराना पैंडेमिक है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग किस्म से वो यूज किया जाता है। तो महाराष्ट्र में या बहुत सारी जगह पे बीड़ी के नाम से वो जाना जाता है। बीड़ी जो होती है उसमें रॉ टोबैको होता है, और वो रॉ टोबैको यूज किया जाता है, वो बहुत डेंजरस है, यानी वो एक्चुअल प्योर टोबैको रहता है। सिगरेट में जो होती है, सिगरेट अगर किसी को मैंने पूछा जाए तो सिगरेट की लेंथ कितनी होगी, अगर मैंने किसी को पूछा तो कोई बोल पाएगा कि नहीं पता नहीं, बट सिगरेट की लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। वो क्यों होती है? अगर आप देखा जाए, अगर ये लंबी सिगरेट है 9 सेंटीमीटर की, तो उसका एक बार फिल्टर होता है, वो फिल्टर बहुत सारी चीजें निकाल देता है वो सिगरेट में से, और सिर्फ निकोटिन का धुआं अंदर जाता है। बट फिल्टर के बिना जो सिगरेट है उसमें कितने केमिकल्स होते हैं पता है आपको? निकोटिन छोड़ के देर आर 3000 केमिकल्स, 3000 केमिकल्स इन वन सिगरेट, 3000 टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। तो ऐसे सिगरेट में 9 सेंटीमीटर की जो रूटीन रेगुलर होती है उसमें किया जाता है। कुछ जगह पे सिगरेट या बीड़ी उल्टी रिवर्स स्मोकिंग, जिसे चुट्टा बोला जाता है या अगाडोपा बोला जाता है, वो यूज की जाती है हिमालयज में या आंध्रा में, ये बहुत कॉमन है। जहाँ पे, यानी अगर आपने सिगरेट, अगर सपोज ये सिगरेट है, तो उसको अगर उल्टा, यानी जले वाला भाग अंदर स्मोक कर रहे हो आप, तो इट हैज हाई चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर। तो वो रिवर्स स्मोकिंग बोला जाता है, उसको वो किया जाता है। कुछ लोग, जैसे आपने बोला कि दांत घासने के लिए, ब्रश करने के लिए यूज किया जाता है, वो पेस्ट में होता है, या वो जो पाउडर किया जा जो पाउडर यूज किया जाता है उसमें सिगरेट यानी टोबैको होता है, उससे एडिक्शन हो जाता है। उसके बिना वो उसको लगता नहीं कि हमने दांत साफ किए नहीं किए, क्योंकि वो सब म्यूकोजल, यानी वो हमारे मुंह के थ्रू वो एब्जॉर्ब किया जाता है। चौथा है स्निफिंग, तपकीर। तपकीर में यानी ऐसे बहुत स्मूथ पाउडर रहती है, उसको स्निफिंग बॉक्स में यहाँ पे रखते हैं या फिर यहाँ पे रखते हैं, उसको स्निफ किया जाता है।
दिस स्निफिंग इज मोर डेंजरस, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब की जाती है, फटाक से किक बैठ जाती है। और तो बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन मुझे तो ये 4-5 पता है जिसमें सिगरेट का, और कभी कभी ये जो गांजा स्मोकर्स होते हैं वो भी, उसमें जो कंटेंट यूज किया जाता है उसमें भी टोबैको रहता है, यानी गांजा और निकोटीन दोनों एक साथ डबल धमाका होता है उसमें, सो दैट इज एडिक्टिव। डेफिनेटली। और इसके साथ में सिगार सिगार में भी ये होता है, यूज किया जाता है। बाद में खाने के लिए जो हम देखते हैं कि टोबैको, तंबाकू डायरेक्टली भी खाते हैं, तंबाकू और हाँ वो चूना के तो साथ में वो खाया जाता है। गुटखा में उसका कंटेंट रहता है। बहुत सारे जगह पे वो खर्रा नाम के जगह नाम से भी जाना जाता है, मतलब एमपी या फिर नागपुर साइड में अगर जाए तो उसको खर्रा बोलते हैं, वो खर्रा जो होता है। या फिर महाराष्ट्र का जो ये वेस्टर्न पार्ट है उसमें मावा मावा के नाम से भी वो जाना जाता है। बाद में पान में भी वो यूज किया जाता है, कुछ लोग होते हैं जो पान में यूज करते हैं सुपारी, या फिर वो 30-30-20 या कुछ तो उनका फॉर्मूला रहता है, वो उसमें भी 120 वो साल, 120-50 ऐसे कुछ तो रहता है। ऐसे कुछ तो रहता है, तो उसमें भी वो यूज किया जाता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि शुरुआत यहीं से होता है। हम थोड़ा क्वांटिटी में भी लेते हैं तो वो थोड़ा क्वांटिटी भी बाद में कभी चल के वो 5 ग्राम से, ये 5 मिलीग्राम से आगे चला गया तो उसको एडिक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत हो तो जाता है। और जो सर बता रहे थे कि इसमें ऑलमोस्ट 3000 टू 4000 अलग अलग केमिकल होते हैं, उसमें से 250 जो केमिकल्स है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सोचिए कि जब आप एक सिगार ले रहे हैं या फिर तंबाकू यूज कर रहे हैं तो 250 केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं और हम अपने बॉडी में लेते हैं। और उसमें से जो 50 केमिकल्स है वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और वो अगर एक बार वो साइकिल चालू हो गई, सेल में वो प्रोसेस चालू हो गया तो वो कैंसर का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सर हम बात कर रहे हैं कि तो निकोटीन का एडिक्शन हो गया, उसमें से एक जो चीज आपने बताई कि विड्रॉल, या फिर जब आदमी वो चीज नहीं लेता है या फिर वो बॉडी में उसके नहीं जाती है तो उसकी वजह से उसको विड्रॉल आना चालू हो जाता है, उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो निकोटीन का विड्रॉल होता है उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं या फिर क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? जैसे मैंने अब बोला कि एडिक्शन ये दिमागी बीमारी है, क्योंकि ये दिमाग के एक सेंटर को हाईजैक कर रही है, यानी जैसे टेररिस्ट या अतिरेकी प्लेन को हाईजैक करते हैं, वैसे ये निकोटीन, अल्कोहल, कैनबिस, ये चीजें अपने दिमाग के एक सेंटर को हाईजैक कर लेती है। यानी हमारा वो सेंटर काम, वो सेंटर को अगर वो सप्लाई नहीं हुआ तो वो ब्रेन सिग्नल देना शुरू कर देता है, और ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स हमको आना शुरू हो जाते हैं। तंबाकू में विड्रॉल सिम्टम बेसिकली साइकोलॉजिकल होते हैं। शराब में जो फिजिकल होते हैं, जैसे थरथराहट होना, पसीना आना, फिजिकल है। तंबाकू में कॉग्निटिव यानी वैचारिक या मानसिक लक्षण ज्यादा होते हैं। तो बेचैनी होना, एंग्जाइटी जिसको बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट या जिसको आदत लग गई वो इंसान रुक नहीं पाता, उसके बिना बेचैन हो जाता है, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उसको उसकी बहुत तीव्र इच्छा शुरू हो जाए, जब तक वो मिलता नहीं वो बहुत परेशान हो जाता है। तीव्र इच्छा ने क्रेविंग इज आल्सो वेरी डिफरेंट और डिफिकल्ट सिम्टम ऑफ निकोटीन, यानी ऐसे बोला जाता है कि शराब छोड़ना एक बार हो जाएगा लेकिन तंबाकू छोड़ना मुश्किल जाता है। वो उसकी क्रेविंग की वजह से सीवियर क्रेविंग रहती है उसकी। उस क्रेविंग के हम बाद में बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बट मेनली इज बेचैनी, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, एंगर, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, ये सारे लक्षण निकोटीन विड्रॉल में आते हैं। कभी कभी भूख बढ़ जाती है, कभी कभी नींद खराब हो जाती है, और कुछ कुछ लोगों को जिनको बहुत आदत हो जाती है उनको मोशन भी, यानी वो टॉयलेट को भी नहीं जा पाते, उनको बिना सिगरेट पिए उनको टॉयलेट भी नहीं होती। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये जो एडिक्शन होता है वो क्यों होता है और वो कैसे होता है, उसमें स्टेप्स क्या है या फिर किस वजह से वो एडिक्शन होता है, वो निकोटिन एडिक्शन क्यों होता है? हाँ, जैसे मैंने बोला तंबाकू की इच्छा, यानी तीव्र इच्छा इसको बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो उसके हम 4 स्टेजेस बोलेंगे। फर्स्ट स्टेज में अगर पेशेंट या जिसको आदत है वो बिना सिगरेट पिए बहुत लंबा देर बैठ सकता है, उसको कुछ इच्छा नहीं होती है और उसको सिगरेट नहीं दी गई तभी उसको चल जाता है, यानी उसने पहले एक बार यूज किया है लेकिन उसको बिना सिगरेट नहीं मिली तो वो महीनों तक या कुछ सालों तक कुछ नहीं होगा उसको। सो दिस इज स्टेज 1, मैंने आपका एक बार यूज किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। स्टेज 2 जिसको बोलते हैं हम वांटिंग,
वांटिंग यानी जिसको अभी चाहिए सिगरेट, यानी जिसको इच्छा हो रही है, यानी जिसने अगर सपोज वो पार्टी में गया, बाकी लोग सिगरेट पी रहे, उसको देख कर लगा कि अरे मुझे इच्छा हो रही है, मैंने मैंने लेनी चाहिए, बट कुछ हो गया, उसने गलती से खाना खा लिया या वहां से चला गया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बट उसको इच्छा तो हो गई थी। ये है स्टेज 2, यानी कुछ देर वो बिना सिगरेट पिए जी सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। थर्ड स्टेज इज क्रेविंग, यानी ये इच्छा भी तीव्र हो गई, यानी उसको कुछ क्यों मिल गया, उसको कुछ दिख गया उसको, या किसी ने गुस्सा किया या कुछ भी, उसको उसके दिमाग को सिग्नल मिल गया और उसको इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि वो उसके दिमाग में, उसके ख्यालों में आना शुरू हो जाता है कि अभी मुझे सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए। ये इज स्टेज 3। स्टेज 4 इज नीडिंग, म्हणजे हमारे बेसिक नीड्स जिसको बोले थे, खाना खाना, सोना, नींद आना या फिर सेक्स करना, ये हमारे बेसिक नीड्स है, उसी की लेवल पे ये जा रहा है, यानी उसको सिगरेट पिए बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी उसको चाहिए यानी चाहिए। दिस इज स्टेज 4। तो इस स्टेज में अगर वो जा रहा है, यानी उसको अभी चाहिए सिगरेट, यानी कुछ नहीं कर पाएगा, तो दैट इज स्टेज 4। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का देखा है जो मेरे ओपीडी में, हमारे ओपीडी में आते हैं, जो एक बार वो छोड़ने, उसको पता था कि अभी आज सर मुझे एडमिट करने वाले हैं, और मैं गलती से बाहर कार पार्किंग कर रहा था, उसको मैं देख रहा, तो वो इतना बेचैन था कि, और छुप छुपा के कंपाउंडर के पीछे आके एक सिगरेट मार के आ गया, और फिर हमने उसको एडमिट कर लिया। यानी उसको पता था कि ये नीड बेस हो गया, यानी उसके बिना वो जी नहीं पाए, और यहाँ पे उसने बहुत हंगामा मचा दिया कि भाई मुझे सिगरेट चाहिए या नहीं चाहिए, आप कुछ भी करो, आप मुझे यहाँ एक साथ रखो, लेकिन मुझे एक सिगरेट रोज दो। दिस इज, इसको बोलते हैं एडिक्शन, नीड बेस्ड एडिक्शन। स्टेज 4 पे पेशेंट था। डेफिनेटली। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो छुपा के पैकेट में या फिर कहीं पे तो छुपा के रखते हैं टोबैको, और बीच बीच में टॉयलेट में जाके मतलब खाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम सीसीटीवी से देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये कोशिश लोग करते हैं क्योंकि उतना एडिक्शन उस लेवल का उनका हो चुका होता है। एक तो एग्जांपल बताऊं अतुल मैं आपको, कि मैं जब निमांस में एडिक्शन में मैंने काम किया, तो निमांस यानी बैंगलोर साउथ इंडिया का है, वहां पे लोग डोसा में सिगरेट लेके आ रहे थे, एक डोसे में जो सब्जी होती है, सब्जी में सिगरेट पैकेट उठाते थे। अरे और एडिक्शन के जो बिल्डिंग है उसके पीछे से ऐसे डोर लगे वाले लटके वाले रहते थे, वहां से वो सिगरेट ऊपर लेते थे। साइंस ने ये प्रूव किया है कि एडिक्शन में हमारे ब्रेन्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर और कोई ड्रग्स हो, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं। या फिर आजकल ये भी चल रहा है कि ये जो पॉर्न एडिक्शन है या फिर मतलब मीडिया, सोशल मीडिया का एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है, उसमें भी हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ चेंजेस पाए गए हैं कि वो एडिक्शन जिनको होता है उसमें ये पर्टिकुलर चेंजेस दिखाई देते हैं। या फिर वो लेने की वजह से, वो यूज करने की वजह से ब्रेन में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये जो हम निकोटीन लेते हैं, सिगारेट लेते हैं या फिर और भी कुछ लेते हैं, तो उसकी वजह से शुरू में जब हम लेते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, और उसके बाद में हमारे ब्रेन में, मतलब जब हम बार बार लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस हो जाते जैसे मैंने बोला कि निकोटीन हमारे ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया, प्लेजर सेंटर, जिसको इंग्लिश में या साइंटिफिक में न्यूक्लियस अकम्बस कहा जाता है, उसको अटैक कर देता है, हाईजैक कर देता है। तो उसको हाईजैक करने के लिए, जैसे एक प्लेन को हाईजैक करने के लिए 3 या 4 टेररिस्ट चाहिए, वैसे उसको हाईजैक करने के लिए 5 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन चाहिए। वो एक बार उसको पहुंच गया तो वो ब्रेन उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, राइट। और ऐसे अगर निकोटीन बार बार आते रहा तो धीरे धीरे धीरे, आप यू कांट बिलीव, आपके जीन्स में भी चेंजेस आना शुरू हो जाता है। निकोटीन कैन चेंज योर जेनेटिक स्ट्रक्चर, अराउंड देयर अराउंड देयर 30 जीन्स विच गेट्स अल्टर्ड, यानी वो चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ निकोटीन। यानी जैसे जब मैंने पढ़ा था अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कि शराब से भी जीन्स चेंज होते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब जब हम बाद में पढ़ा तो निकोटीन से भी एक जेनेटिक चेंजेस आते हैं। यानी जो, अगर मैं निकोटीन स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मेरे सेकंड जनरेशन में वो अल्टर्ड जीन्स जाने वाले हैं, राइट। एक दूसरा, एक बार निकोटीन स्मोकिंग कर लिया तो उसका कम से कम 2 घंटा असर रहेगा, राइट। और वो असर जो रहेगा वो आपके ब्रेन के डोपामिन लेवल को बढ़ाते जाएगा, एड्रिनलिन लेवल को चेंज करते जाएगा।
समटाइम्स जिसको हम न्यूरोकेमिकल्स बोले जाते हैं, ये सारे न्यूरोकेमिकल्स में वो धीरे 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 चेंज करना शुरू कर देता है। और उसकी वजह से हमें हमारे बॉडी को उसकी आदत लग जाती है, क्योंकि वो हाई जो मिलता है वो हाई हमको बार बार चाहिए होता है। जैसे हमें कुछ चीजें पसंद है तो वो खाने से अच्छा लगता है, तो वही हाई हमको निकोटीन से मिलता है। अ, वो जो आपने बोला था कि वांटिंग, क्रेविंग या फिर नीड बेस्ड, तो उसमें वो लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं, या फिर हमारे अगर कोई देख रहा है या, तो वो कैसे पहचान सकता है कि ये वांटिंग है, ये क्रेविंग है या फिर ये नीड है? अगर खुद के वो पहचान लाए तो उनको शायद से छोड़ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा या फिर समझ में आना पॉसिबल हो जाएगा। सीधी भाषा में बोला जाए तो वांटिंग यानी मुझे चाहिए, यानी मुझे अभी अ, बाहर बारिश गिरना शुरू हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे चाहिए, तो दिस इज यानी। और लेकिन कुछ हो गया कि अरे काम लग गया और मैं भूल गया, तो दिस इज वांटिंग। मुझे चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, तो भूल गया मैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, दिस इज वांटिंग, ये इसको बोले हम वांटिंग। क्रेविंग यानी अभी थोड़ा सा भी माहौल एडिक्शन को, यानी मैं अभी कल परसों सैटरडे है तो मुझे जाना है पार्टी के लिए, तो शुरू हो जाएगा। या फिर अभी मुझे अभी यहाँ से हॉस्पिटल से मुझे घर जाना है, तो घर में तो मैं पी नहीं पाऊंगा, तो 6 बजे क्रेविंग शुरू हो जाती है। या फिर खाना खाने के बाद क्रेविंग शुरू हो जाती है, या 4 के चाय के बाद मुझे लगता है कि अभी चाहिए या नहीं चाहिए, और वो आपके ख्यालों में आना शुरू हो जाता है। इच्छा जो तीव्र, उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, इसको होते क्रेविंग। उसके उसके आगे वाली स्टेज यानी नीड, यानी उसके बिना आपकी बेचैनी कम नहीं होने वाली है। जब तक आप सिगरेट लोगे नहीं, आपकी परेशानी एंग्जाइटी कम नहीं होने वाली। दिस इज नीड, नीडिंग। ये जो हम टोबैको लेते हैं उसका हमने देखा कि एक तो कैंसर होता है, या फिर ये जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं, 250 जो हार्मफुल केमिकल्स है उसमें से 50 कार्सिनोजेनिक है। तो कैंसर छोड़ के, या फिर कैंसर को भी लेके कौन से टाइप के कैंसर होते हैं, या फिर ये जो हम निकोटीन या टोबैको हमारे बॉडी में जा रहा है उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? आज का सबसे जरूरी सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ऐसा क्यों, हमने ये सब छोड़ना क्यों चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमने सिर्फ सिगरेट का उदाहरण लिया तो सबसे जो डेंजरस चीज है, जो इलनेस है, वो है कैंसर। कैंसर लंग्स का हो सकता है, कैंसर मुंह का हो सकता है, कैंसर बॉडी के डिफरेंट अलग अलग, यानी प्रोस्टेट का भी हो सकता है सिगरेट की वजह से। ओके, मैंने जो बोला कि सिगरेट की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, उसमें 3000 केमिकल है, जिसमें से आपने बोला 50 केमिकल से कैंसर होता है, लेकिन वो 3000 केमिकल है जिससे सेक्सुअल इम्पोर्टेंस हो सकता है। यानी जिसको हम, जो दिखाया जाता है ना पिक्चर में कि वो मस्कुलिन नेचर, यानी शाहरुख खान पी रहा है, ये पी रहा है, वो पी रहा है, और वो मस्कुलिन यानी वो कितना अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसा उल्टा होता है उससे। यानी आपका जो पुरुषत्व है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये सबसे डेंजरस चीज है सिगरेट की। लोगों को ये पता नहीं होती है कि उनका पुरुषत्व कम क्यों हो रहा है, तो वो सिगरेट से और वो केमिकल से हो रहा है। तीसरा, चौथा, जो हमने बोला कि रिवर्स स्मोकिंग जो होता है उससे ओरल कैंसर से, ओरल प्रॉब्लम्स, लिकोप्लाकिया होना शुरू हो जाता है। बहुत फेमस पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स हम देखते हैं कि जो जिनकी उन लोगों की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर। कुछ लोगों को, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, ऑपरेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर। बहुत हाईली डेंजरस चीज है ओरल कैंसर, बहुत रैपिडली स्प्रेड हो जाती है, और पूरा मुंह का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बोल नहीं पाते ठीक से। वेरी कॉमन, वो सिगरेट से भी होता है, तंबाकू से भी होता है, और गुटखा से भी होता है, मावा से भी होता है, खर्रा से भी होता है। तीसरी प्रॉब्लम है सीओपीडी, यानी अस्थमा जैसी अलग अलग बीमारियां। वो कैंसर से भी ज्यादा उसका परिणाम, यानी सिगरेट से सबसे ज्यादा, कैंसर से ज्यादा सीओपीडी होता है। यानी हमारे लंग जो फेफड़े होते हैं वो उनका साइज कम होना या उनमें खराबी आना, और उसकी वजह से अस्थमा जैसे प्रॉब्लम आना, खांसी बहुत आना, वो ये डेंजरस चीजें हो सकती है जो
कोविड से भी ज्यादा हानिकारक है। ओके, हमको ये ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं, हमको एनीमिया हो सकता है, या किसी कारण लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं। और मैंने जो देखा है कि बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग किस्म के पिगमेंटेड चेंजेस होना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को एंजाइटी सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाता है, और मेनली फाइनेंशियल लॉस भी होता है। डेफिनेटली। और कैंसर जो है वो अलग अलग तरीके होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुंह का हो गया या फिर लंग्स का हो गया, बाकी बहुत सारे कैंसर्स भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसके सेकेंडरी इफेक्ट, जब कैंसर बॉडी में फैल जाता है, कोई भी कैंसर हो तो सबसे पहले वो बोन में फैल जाएगा, तो आपका बॉडी मतलब ऐसे पूरे दिन रात वो मतलब परेशान हो जाएगा, या फिर वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, या फिर बहुत तकलीफ देने वाली चीज होती है। तो ये सब सोचते हुए लोगों ने सिगारेट या फिर जो भी तंबाकू वाली चीज है, या फिर कोई भी एडिक्शन है, मैं तो बोलूंगा वो छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम टोबैको एडिक्शन का ट्रीटमेंट करना तो चाहते एक हैं मिनट, तो। हम एक चीज भूल रहे हैं, हम सिर्फ मेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने फीमेल्स की बात की नहीं, या साइड इफेक्ट्स के डेफिनेटली। बारे में। हाँ, फीमेल्स में बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि जिन जिन लड़कियों को या जिन औरतों को निकोटिन एडिक्शन हो गया है, उनमें मेंस्ट्रुअल चेंजेस आना शुरू हो जाता है, और वो अगर प्रेग्नेंट रही और स्मोकिंग करती रही तो उनके बच्चों में लो बर्थ वेट, यानी उनका बर्थ वेट कम होना शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता है, पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उनका वेट गेन भी होना शुरू हो जाता है। देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस अगर फीमेल्स को देखा जाए तो। डेफिनेटली, क्योंकि आजकल मतलब ये जो आईटी कल्चर है या फिर सिटी मेट्रो सिटीज है, उसमें सिगरेट स्मोकिंग बहुत बढ़ चुका है। और कुछ ग्रामीण भाग भी है जहाँ पे बीड़ी का सेवन किया जाता है, टोबैको का सेवन किया जाता है, मछली का सेवन किया जाता है। तो अगर अपने पास में अगर कोई है तो उनको ये इसके बारे में अवेयर करना डेफिनेटली जरूरी है। तो अगर ये कोई चाहता है तो कि हमें ट्रीटमेंट कराना है या फिर ये छोड़ना है, तो इस चीज का निकोटिन डिपेंडेंस का या फिर टोबैको एडिक्शन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे किया जाता सबसे जरूरी सवाल कि भाई ये सब हमने पता किया कि भाई ये डेंजरस चीज है, इसको छोड़ना है, लेकिन छोड़ने के लिए हमने खुद से ट्राई किया। हम मेडिकल में गए, वहां से एक च्युइंगम मिलता है फेमस कंपनी का, वो ले लिया, लेकिन वो हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और हमको अभी वो नहीं चाहिए, कुछ तो भी अलग दो, ऐसे बोल के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो निकोटिन एडिक्शन यानी तंबाकू सिगरेट जो भी है आपको, हम अगर वो यूज कर रहे हैं और वो छोड़ नहीं पा रहे, तो सबसे सिंपल और जो हमारे गवर्नमेंट ने ऑन द काउंटर ओटीसी यूज किया है उस ट्रीटमेंट को, वो है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी निकोटिन को बॉडी से हमको रिप्लेस करना है साइंटिफिकली। ओके, जैसे शराब बंद करने के लिए मेडिसिन जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है, वैसे निकोटिन का रिप्लेसमेंट किया जाता है। यानी हमारे बॉडी में से स्टेप बाय स्टेप हम निकोटिन को ग्रेजुअली विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए दो किस्म के चीजें, दो या तीन किस्म की चीजें यूज की जाती है। एक जो होता है वो निकोटिन च्युइंगम जो बोलते हैं, जो कॉमनली सबको पता है, फेमस कंपनी का, जो 2 ग्राम और 4 ग्राम में आता है। वो च्युइंगम स्पेसिफिकली यूज करना चाहिए। जैसे कि सपोज सपोज ये च्युइंगम है, इसको च्यू एंड पार्क करना चाहिए, च्यू एंड पार्क। एक बार हमने उसको च्यू किया, और टोबैको की तरह उसको साइड में रखना है, उसको बार बार बाकी बबल गम में च्युइंगम की तरह च्यू नहीं करना है, एक बार च्यू करना है, साइड में रखना है। उसमें से जूस आना जो शुरू हो जाएगा, वो म्यूकोजा में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी मुंह से ही वो जूस को अंदर भी नहीं जाने देना, उसको स्वेलो नहीं करना है और थूकना भी नहीं, स्पिटिंग भी नहीं करना है, नो स्वेलो नो स्पिटिंग। यानी च्यू किया, साइड में रखा, उसको तंबाकू की तरह आपके मुंह में फैलने दिया, तो वही उसका इफेक्ट आएगा। फिर से एक बार जूस खत्म हो गया, फिर से च्यू किया, इस साइड में रखा, फिर से च्यू किया, इस साइड में रखा, ऐसे करके उसको इस्तेमाल किया जाए। च्यू एंड पार्क, च्यू करो पार्क कर दो यहाँ पे, तभी उस निकोटिन का जो च्युइंगम है उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा। और वो सबसे इफेक्टिव एंड सबसे सस्ती और बिना डॉक्टर के मिलने वाली ट्रीटमेंट है।
वो अगर हमने यूज की तो बहुत बढ़िया। लेकिन हमने बहुत पेशेंट्स को देखा कि जैसे उनके तंबाकू खाने की वजह से दांत खराब हो जाते हैं, वो च्यू ही नहीं कर पाते। अब क्या करेंगे फिर? तो उसमें और एक मेथड जिसको च्युइंग गम बोला जाता है, यानी लॉजेंजेस, यानी विक्स की या हॉल्स की गोली की तरह एक कंपनी ने निकाला है, वो ग्रीन कलर की आती है, उसको आप चूज कर सकते हो, लॉजेंजेस की तरह चूज कर सकते हो, उसको चूसना बोलते हैं। उसको कुछ वो सबसे आसान है, आप चूसते रहो, यानी हॉर्स या विक्स की गोली की तरह उसको आप मुंह में रखो, अपने आप वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं वो करने के लिए कुछ छोटी सी प्रिकॉशन बोलते हैं कि इसके 5-10 मिनट पहले चाय कॉफी पानी नहीं पीना चाहिए। हर 2 या 3 घंटों के हिसाब से, यानी उनका गैप बीच में रखना चाहिए, यानी 2-2 3-3 घंटे बाद यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको सिगरेट की इच्छा हो गई तो लेना, ये सबसे गलत तरीका है। ऐसा नहीं है। आपको अगर 5 से या 10 से सिगरेट से ज्यादा सिगरेट लेने की अगर आपको आदत है तो 4 ग्राम का यूज करो, और उसको 2-2 3-3 घंटे को यूज करो। रात को 8 बजे के बाद यूज मत करो, क्योंकि निकोटीन हमारी नींद खराब कर देता है, राइट? तो 8 बजे के पहले हमको ये च्युइंगम यूज करने हैं। और एक बार यूज करने के बाद थोड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करो, सबसे आसान इफेक्टिव और ऑन द काउंटर मिलने वाली चीज है। तो ये हो गया जो कॉन्शियस पेशेंट है। लेकिन मैंने जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट जिनको बहुत सीवियर एडिक्शन है, सीओपीडी है, अस्थमा है, और इनको आईसीयू में एडमिट किया है, और इनको विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू करेंगे। तो ये तो आईसीयू वाले लोग हैं, उनको हम थोड़ी च्यू करने के लिए कुछ दे सकते हैं। तो उनमें हम निकोटिन पैचेस दे सकते हैं, यानी निकोटिन पैचेस रहता है जो एक बार लगा दिया बॉडी में, जैसे कुछ अलग अलग पैचेस होते हैं, वो एक बार बॉडी में लगाने के बाद वो स्लोली स्किन के थ्रू आपके बॉडी में निकोटिन डालना शुरू करते हैं। तो ये इन चीजों की वजह से निकोटिन रिप्लेस हो जाता है बॉडी का, और हम ग्रेजुअली ये च्युइंगम ये और पैचेस, उसका क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में रहता है। इसकी एडिक्शन हो सकता है, लेकिन अगर अंडर सुपरविजन किया जाए तो ग्रेजुअली हम इसको धीरे धीरे टेपर करके बंद कर सकते हैं। एक दूसरा, जैसे हमने बोला कि हम जैसे बोलते हैं कि ये बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, तो इसके लिए दवा भी है। एक दवा मिलती है जिसको हम ब्यूप्रोपियान बोलते हैं। उसकी गोली से, अगर गोली के सेवन से, वो जो साइकेट्रिस्ट नहीं देना चाहिए उसके सेवा कैसे देना, क्योंकि उसके कुछ अलग अलग कंडीशंस होते हैं कैसे देना चाहिए। तो वो डॉक्टर से लिख के लेना, और उससे उसका जो तीव्र इच्छा है, इसको क्रेविंग बोला जाता है, वो भी कम हो जाता है। तीसरा है जिसको बोलते हैं, एक मेडिसिन है, बहुत महंगा है, अभी थोड़ा मार्केट में उसका सप्लाई कम है, वर्निसलिन नाम का मेडिसिन है, वो बहुत इफेक्टिव था। उससे भी हमको इसकी जो इच्छा है वो कम करने के लिए मदद हो सकती है। ये हो गई मेडिसिनल चीजें। नॉन मेडिसिनल चीजें अलग अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग फॉर एडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, यानी आपका मोटिवेशन, आपका उत्साह बढ़ाने यानी व्यसन कम करने के लिए, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए जो स्पेसिफिक काउंसलिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी। उसमें कुछ चीजें हैं जो हमको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू मैनेज द क्रेविंग। अगर आपको इच्छा हो रही है तो क्रेविंग कैसे मैनेज करनी है, तो उसकी पंच सूत्री है, 5 तत्व है, जो अगर हमने इस्तेमाल किए तो बहुत आसान जाएगा। पहला है डाइट। आपको ये शराब के लिए भी और तंबाकू के लिए, दोनों के लिए ये पंचसूत्री काम कर सकती है। जब कभी आपको इच्छा होती है कुछ खाओ। खाने की वजह से जैसे शराब की इच्छा कम होती है, वैसे तंबाकू या सिगरेट की भी इच्छा कम हो जाती है। सेकंड, ड्रिंक, यानी ड्रिंक वाटर, यानी अगर आप खा नहीं पा रहे हो तो आप पानी पी सकते हो, आप जूस पी सकते हो, कुछ भी आप सेवन करो, आपकी सिगरेट पीने की, तंबाकू पीने की या शराब पीने की भी इच्छा कम हो जाएगी। थर्ड इज डीप ब्रीदिंग, यानी आपको बहुत इच्छा हो रही है, तो क्रेविंग जो होती है ना, जो तीव्र इच्छा होती है, वो नदी की लहर की तरह होती है, बहुत फास्ट आती है। और उस वक्त अगर हमने डीप ब्रीदिंग किया, स्लोली स्लोली डीप ब्रीदिंग किया, हमारे ब्रीदिंग को रेट्स को कंट्रोल किया, और
और रामदेव बाबा का नाम लेने, डीप ब्रीदिंग शुरू कर देने, स्लोली हमारे एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाती है एंड ये क्रेविंग हमारी बहुत कम होना शुरू हो जाती है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज है डिस्ट्रैक्शन, यानी जब कभी आपको क्रेविंग हो रही है, जैसे आपको 4 बजे चाय के साथ सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, तो आप ऐसी जगह चाय लो जहाँ पे सिगरेट नहीं मिलती है, या फिर ऐसी जगह चाय लो उसके साथ आप यूट्यूब के वीडियोस देखो, कुछ गाने सुनो, या फिर क्रिकेट देख लो, डिस्ट्रैक्ट कर दो खुद से। ये भी नहीं हो रहा है तो आप खुद को बोलो डिले, 5th डे इज डिले, यानी मैं आज नहीं पीऊंगा, मैं कल पीऊंगा। सिर्फ आज का दिन देखो, मैंने बहुत मैं जिंदगी भर नहीं पीऊंगा ऐसा मत सोचो, मैं सिर्फ आज के दिन नहीं पीऊंगा। डिले क्रेविंग, यानी आप इसको जितना आगे आगे लेके जाओगे उतना आपका क्रेविंग कम होना शुरू हो जाएगा। तो डाइट, ड्रिंक, डीप ब्रीदिंग, डिस्ट्रैक्ट एंड डिले, ये 5D जो होते हैं वो याद रखो। आपको कुछ कुछ पेशेंट्स को तो इससे काम चल जाता है, यानी उनको ना मेडिसिन की ना रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, वो इस इन छोटी छोटी बातों से ही कम कर देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना कि जो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, यानी यानी मैंने बोला कि फेमस एक्टर जिसको एडिक्शन था सिगरेट का, उसका कहना था मुझे ये जो सिगरेट पीने की जो ऐसी ऐसी जो स्टाइल है ना उससे मुझे अच्छा लगता है, यानी मैं सिगरेट छोड़ गया लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है। तो उसको एक साइकेट्रिस्ट जिसके पास ट्रीटमेंट ले रहा था उसने बोला कि क्या करो फिर, ठीक है आप सिगरेट लो लेकिन उसको सिलगाओ मत, यानी उसको लाइट मत करो, सिर्फ ऐसे ऐसे करते रहो। धीरे धीरे जो किक बैठती थी ऐसे स्टाइल में करने की, वो किक चली गई। वो किक चली गई तो फिर ऐसे आदत से जो उसको अच्छा लगता था वो अच्छा लगना भी चला गया, आदत भी चली गई, सिगरेट भी चली गई। कुछ लोगों को जिसको तंबाकू ऐसा ऐसा करने से अच्छा लगता है, हम उनको बोलते हैं कि आप जवाइन लो या ओवा जिसको मराठी में बोला जाता है, ओवा लो उसमें नमक डालो, ऐसा करो, उसको करते रहो और जवाइन लो और खा जाओ। उससे थोड़ा सा चुरचुराहट भी होती है, अच्छा लगता है मुंह में, और तंबाकू की तरह आदत भी नहीं लगती, यानी जिसको इसकी आदत है। हम बोलते हैं कि वो तंबाकू की पुड़ी में तंबाकू खुद निकाल दो, उसमें जवाइन डाल दो, ओवा डाल दो, या कुछ बड़ी सोप डाल दो, यानी उसको पुड़ी की आदत जो रहती है उसको साथ में रखने की वो भी निकल जाएगी। यानी हर पेशेंट के या हर इंसान के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको सबसे पहले जरूरी है कि उसकी इच्छा होना कि मुझे बंद करना है, और बंद करना जरूरी है क्योंकि हमने इतने सारे अभी देखे कि इतनी सारी बीमारियां हो सकती है तंबाकू की वजह से। तो और फेमस लोग हम जो उनको टीवी के ऊपर देखते हैं, वो जिनका प्रोफेशन बोलना है वो बोल नहीं पा रहे बिकॉज अब ये तंबाकू की वजह से कैंसर हो गया है। तो हम तो छोटी चीज, छोटे लोग हैं, हमको तो कुछ इतना पैसा भी नहीं हमारे पास। इट इज बेटर टू स्टॉप इट राइट नाउ। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने बताया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का या फिर साइकेट्रिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। ऑन द काउंटर निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की जगह पे आप वो जो डोसेज कैलकुलेशन है कि कितना लेना है, कितनी बार लेना है, उसको कम कैसे करना है, या फिर ये जो मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी है, तो वो इसके लिए भी वो थोड़ा सा साथ में ट्रीटमेंट की जरूरी होता है। सिर्फ निकोटिन रिप्लेसमेंट करने से बहुत बार मतलब वो फेल्यूर आ जाता है। मेरे पास ऐसे ही एक पेशेंट आया था, वो बोल रहा था कि मैंने ये काउंटर पे लिया था, वो कितनी बार भी लिया, जब लगा तो ले लेता, जैसे आपने बोला कि 2 घंटे में लेना चाहिए, या फिर उसका कितना है उसके हिसाब से 4 ग्राम लेना है, 2 ग्राम लेना है, या फिर कितने गैप के हिसाब से लेना है, उसको कैसे का उसको पता नहीं। जब भी लगता था वो ले लेता। उसने बोला, काउंटर वाले मेडिसिन वाले ने बोला था, फार्मासिस्ट ने बोला था कि जब आपको इच्छा लगे तो ये ले लो। तो उसने वो लेना चालू किया। कुछ दिन के बाद में ऐसे हुआ कि उसकी जो निकोटिन रिप्लेसमेंट की वो डब्बी होती थी, वो डब्बी में से वो निकोटिन रिप्लेसमेंट की गोली चली गई। उसने निकोटिन डालना ही चालू किया। जो तंबाकू की पुड़ी रहती है तंबाकू, उसको वो डब्बी में लेके घूमता था ताकि लोगों को लगे कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मतलब इस तरह से अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है या फिर उसका कुछ फायदा नहीं होता है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो डेफिनेटली, और ओनली मेडिकेशन के जगह पे मेडिकेशंस प्लस काउंसलिंग और ये जो टेक्निक्स होती है बिहेवियरल टेक्निक्स, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे सर हम अपना जो राउंड है वो पहला राउंड हम खत्म करेंगे। उसके बाद में हम ऑडियंस राउंड के लिए जाएंगे। जिन लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कृपया आप खुद का हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक एक करके हम मौका देंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि हम बात नहीं कर पाएंगे या फिर डर लगता है या फिर नहीं बोलना चाहते, तो आप कृपया
चैट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, एक एक करके हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज का जो क्विज कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निकोटीन, ये जो निकोटीन है या फिर टोबैको वाले जो प्रोडक्ट्स है वो कौन से होते हैं। जो अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें से कोई भी 6 या 8 प्रोडक्ट्स आपको नाम बताने हैं, या फिर जिसमें ये निकोटीन या टोबैको पाया जाता है उसके नाम आपको बताने हैं। तो सर हम आगे क्वेश्चंस लेंगे जब तक कि ऑडियंस कुछ क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा अगर आपको कुछ बताना हो, जो आपने बताया हुआ है उसको बताने के बाद में भी अगर कुछ रहा है ऐसे आपको लगता है तो आप कृपया बता सकते हैं। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये हुक्का पीते हैं सर, हुक्का के बारे में कुछ बताओ सर। आजकल लेडीज लोगों में ट्रेंड हो गया है हुक्का पीने का, ऐसा करने का और फूकने का, उसके बारे में कुछ बताओ। हुक्का में पॉलीहाइड्रोकार्बन्स नाम के केमिकल्स होते हैं अलग अलग किस्म के। वो केमिकल्स जो होते हैं उसमें निकोटीन थोड़ा कम होता है, लेकिन ये अलग केमिकल्स होते हैं जिसका एडिक्शन हो सकता है। यानी जिसको हम बोलते हैं, कुछ बच्चे जो सूंघते हैं ना, इनहेलेंट्स बोलते हैं, उसी की तरह ये अलग किस्म के केमिकल्स होते हैं जिससे ब्रेन को किक मिलती है। जैसे शराब से और निकोटीन से किक मिलती है, उसी की तरह ये किक मिलते हैं। उसमें मेंथॉल भी रहता है थोड़ा थोड़ा। तो ये अलग अलग किस्म के केमिकल्स है जो हमारे दिमाग के वो प्लेजर सेंटर को, यानी जिससे नशा हो सकती है, ऐसे सेंटर को अपने काबू में ले लेते हैं, और इसकी वजह से एडिक्शन होता है। तो हुक्का भी एक एडिक्शन की बीमारी है, और वो जो उसको सिर्फ ऐसे स्टैंडर्डाइज करके, यानी क्या बोलेंगे, अच्छे सोफिस्टिकेटेड लोग उसको ले सकते हैं, लेकिन वो भी उसी की तरह है। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि सुपारी भी क्या इसी में आती है? सुपारी का एडिक्शन भी, सुपारी खाते हैं खाना खाने के बाद या कभी भी? नहीं, सुपारी एक अलग एडिक्शन है, सुपारी सेपरेट एडिक्शन है। सुपारी तंबाकू के साथ भी लिए जाते हैं, तो ये दो किस्म के एडिक्शन हो गए। सुपारी में जो चीजें होती है उससे खुद से एडिक्शन होता है, और सुपारी से भी मुंह का कैंसर हो सकता है। बहुत डेंजरस चीज है सुपारी। और सुपारी बहुत सारे लोग जो तंबाकू या पान के साथ लेते हैं, तो यानी दो एडिक्शन एक साथ ले लेते हैं, तो यानी आपको फिर डबल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो डॉक्टर साहब, पान भी नहीं खाना चाहिए इसका मतलब? पान में तो सुपारी डालते हैं पान वाले, कतरनी या कुछ भी। देखो किसी भी चीज को अगर हमने थोड़ा सा इस्तेमाल किया तो ठीक है। उसको आदत, यानी अगर हम दिन में आप कभी कभार शादी में गए, खाना खा लिया, फिर पान खा लिया, तो इट इज ओके। बट आप दिन में 6 बार 10 बार पान खा रहे हो, यानी आपको आदत लग चुकी है। वो पान के अंदर जो कुछ आप खा रहे हो, यानी सुपारी खा रहे हो या तम्बाकू खा रहे हो, उसकी आदत आपको लग चुकी है, वैसे उतना लेवल तक नहीं जाना चाहिए। पान में सिर्फ कुछ चीजें होती है जो जिसका नशा नहीं होता है, ऐसी कुछ चीजें आप डाल के उसको खा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये मेंशन किया कि नींद में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो नींद से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर नींद की प्रॉब्लम हुई तो दूसरी प्रॉब्लम, नींद नहीं आने से, हाँ, नींद बहुत का। सारी आती है। अगर देखो, नींद तो सबसे जरूरी चीज है हमारी। यानी अगर हमारा ये जो बॉडी का इंजन चल रहा है, उसको अगर रेस्ट नहीं दिया जाए तो ये इंजन खराब हो जाएगा। राइट, 24 घंटा इसको अगर चलाना है तो उसको 5-6 घंटा सुलाना पड़ेगा। तो अगर ये सो नहीं रहा है तो वो एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली। आपको फिजिकल और इमोशनल दो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एसिडिटी हो सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, बहुत अगर आपको बहुत दिन नींद नहीं आए तो। और अगर पार्किंसंस भी हो सकता है, पार्किंसंस। पार्किंसन तो नहीं होगा, नींद नहीं आने से पार्किंसन नहीं होगा। पार्किंसन में नींद नहीं आएगी ऐसे हो सकता है। यहाँ पे और एक सर्वेश आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैं एडिक्शन के बारे में ये पूछना चाहूंगी। हैबिट चेंज करने के लिए, हैबिट तो हर किसी को कोई ना कोई तो है, पर क्या हम वो हैबिट खुद के मन से छोड़ सकते हैं क्या? अगर छोड़ सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी रहते हैं? मेडिटेशन है क्या? क्या हम हमारी बातों से भी छूट सकता है किसी का? फिर कोई सा उनको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन कैसा कर सकते हैं सर? अगर हमारे डेली संपर्क में आने वाली जो भी पब्लिक है और वो चाहते हैं कि छोड़े, तो हम उसको क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं कि इससे फायदा मिल सके सामने वाले को? अच्छा सवाल है। देखो कि हैबिट्स और एडिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है।
यानी हैबिट, यानी मुझे एक्सरसाइज करने की हैबिट है तो ये अच्छी हैबिट है, और लेकिन वो एक्सरसाइज मैंने एक दिन नहीं किया तो मुझे परेशानी होती है या मुझे कुछ तो भी लगता है, लेकिन उससे मुझे तकलीफ नहीं होती है, राइट। इसको हम आदत बोलेंगे, हैबिट बोलेंगे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हैबिट से बहुत आगे निकल गए हैं, यानी एडिक्शन, यानी इसको व्यसन हो गया है। यानी जिसको अगर नहीं लिया जाए उस आदतों को तो बहुत परेशानी होने वाली है। दूसरा, हमने अगर उसको, हमको पता है कि इससे कैंसर हो रहा है, हमारा लीवर खराब हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, तभी भी हम उसको ले रहे हैं, तो ये एडिक्शन हो गया है। और इसको बंद करने के लिए दोनों भी चीजों की जरूरत होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो डिसाइड करके बंद कर सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि हमने डिसाइड किया, कुछ घर में घटना हो गई या कुछ मंदिर में जा गए, कुछ माला पहन ली और अच्छा हो गया, तो दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अच्छी चीज कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। मोटिवेशन हमको बाहर की, यानी साथ वाले लोगों ने भी देना चाहिए। हम ये बात करना भूल गए अतुल कि फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अल्कोहल में भी जरूरी होता है, वैसे स्मोकिंग में भी जरूरी होता है। जितना स्मोकिंग, यानी कुछ बीवियों को ये स्मोकिंग से बहुत घृणा होती है, तो वो किसी ने एक बंदे ने स्मोकिंग बंद कर दिया और उसने थोड़ा सा भी कुछ स्मोकिंग की तरह वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत मुश्किल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप 4 बजे की चाय आज से बंद कर दो, तो कितने लोग बंद कर पाएंगे मुझे पता नहीं। अगर चाय बंद करना इतना मुश्किल है तो इस टोबैको में तो बहुत ज्यादा पावर है। कोई इंसान अगर इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट हमने देना चाहिए। और यहाँ पे ये भी समझ लेना चाहिए कि हमने जो बात की इसमें कि ब्रेन में चेंजेस हो जाते हैं, तो ये जो ब्रेन में चेंजेस हो जाते हैं उसको रिवर्स करने के लिए या फिर उसको टेम्पररीली ये करने के लिए, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात किया, रिप्लेसमेंट के बारे में बात किया, तो वो चीज होने के लिए अलोंग विथ सिर्फ बात करने के सिवाय मेडिकेशन की बहुत जरूरी होती है, ताकि वो जो चेंजेस है उसको हम थोड़ा सा कुछ तरीके से मॉडिफाई करें या फिर उसको थोड़ा सा उसके जो सिम्टम्स है वो कम करे, ताकि वो उनको छोड़ना आसान हो। बहुत बार जो सर ने बात की थी कि नीड लेवल पर जब आदमी पहुंच जाता है तो उसको तो मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, सिर्फ बात करके उसका छूटना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मतलब आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर्वेश, आपका अभी भी हैंड रेज दिख रहा है, अगर आपने आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, मतलब डाउट सॉल्व हो चुका है, तो आप हैंड, अच्छा माही, आप आपको अनम्यूट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तो बोलते हैं जो गुड़गुड़ी में पाइप होते हो और वो ले लिया, तो क्या टॉक्सिसिटी पानी में जा सकती है और कम हो सकती है, ऐसी कुछ बात है? मुझे सवाल सुनाई नहीं दिया आपका। आप क्वेश्चन एक बार फिर पूछे, क्योंकि आपका नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। हाँ, जो गुड़गुड़ी होती है ना, उसमें उसका जो पाइप होता है उसमें से धुआं आता है टोबैको का, ठीक है, वो धुआं पानी में से पास किया जाए और वो धुआं दूसरे पाइप से ले जाए, तो पानी में उसकी टॉक्सिसिटी कम हो सकती है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। यानी ये जो सारी चीजें है ना, ये हमारे जो अलग अलग पेशेंट्स अलग अलग किस्म के हमको बोलते हैं कि भाई मैंने ये किया वो किया, उसके बाद ये तो हार्मफुल नहीं रहा, मैंने तो प्योर फॉर्म में ले लिया। आप कुछ भी करो, जिसकी आदत लगती है ना, तो वो चीज यानी दिमाग के ऊपर असर करने वाली है, यानी आदत यहाँ पे लगने वाली है। और जब आदत यहाँ पे लगने वाली है, यानी उसको ब्रेन की तरफ जा रही है, तो वो बॉडी को कुछ ना कुछ तो हार्म करने वाली है। आप उसको, मैंने सिगरेट को फिल्टर लगा दिया तो सिगरेट से नुकसान नहीं होता है क्या? ये इसी की तरह हो गया। आप उसको यहाँ पे सिगरेट को कागज का या कॉटन का फिल्टर लगा दिया, इसको आपने पानी का फिल्टर लगा दिया, तो वो केमिकल जो जाने वाला है, जिसको आपको अच्छा लगने वाला है, वो कुछ ना कुछ तो तकलीफ देने वाला है। वो केमिकल है ना, वो कुछ खाने की चीज थोड़ी है कि जो आपके अंदर जाके डाइजेस्ट होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो पॉलीहाइड्रोकार्बन है, वो आपको तकलीफ ही देने वाले हैं। आपको जो छोटा दिमाग है उसको तकलीफ देने वाले हैं धीरे धीरे करके। और ये भी समझ लेना चाहिए कि उसमें 4000 केमिकल्स है, 4000 में से एक ना दूसरा तो कुछ ना पास होने वाला है,
कितने लोगों को आप कितने केमिकल्स को आप फिल्टर वो वाटर थ्रू लगाएंगे। और दूसरी चीज हमको केमिस्ट्री भी मालूम है कि केमिस्ट्री में ऐसे भी होता है कि एक हार्मफुल चीज है, एक दूसरी हार्मफुल नहीं है, तो वो कंबाइन होके कुछ थर्ड ऐसी भी चीज हो सकती है जो उससे भी ज्यादा हार्मफुल हो। आप फिल्टर लगा रहे लेकिन पता नहीं, उसको कोई रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन उसमें से हो सकता है कि पानी और वो चीज मिलके वो और जो बेसिक निकोटीन है या फिर वो केमिकल्स है उसमें, उससे भी डेंजरस चीजें आपके शरीर में जा रहे हो। तो ऐसे चीज करने से या फिर मुझे लगता है कि ये सब चीजों की कोशिश करने से अच्छा है कि तंबाकू छोड़ने की कोशिश कीजिए या फिर उसको छोड़ने की कोशिश बेहतर रहेगी। या सर जी क्या निकोटीन सिर्फ कार्सिनोजेनिक है या निकोटीन के साथ दूसरों जो केमिकल है वो कार्सिनोजेनिक है? दोनों भी है। निकोटीन भी कार्सिनोजेनिक है और उसके साथ जो सिगरेट में या तंबाकू में या गुटखा में जो चीजें केमिकल्स मिक्स की जाती है वो उससे भी ज्यादा कार्सिनोजेनिक है। दोनों भी कार्सिनोजेनिक है, लेकिन केमिकल जो जाते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं। डॉक्टर सुदर्शन, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर डॉक्टर लोग भी आजकल स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और वो पार्टी जो होती है उसमें भी खुलेआम मतलब वो गेट टुगेदर होने के लिए वो लिकर का पार्टी रखना जरूरी होता है, बोले कि टीम लीडर, टीम डेवलपमेंट, ये सब चीजें कंपनी का कोई मतलब गेट टुगेदर होता है तो उसमें भी पिलाया जाता है। सर इन बातों को रोके कैसे जाए सर? डॉक्टर लोग ही पी रहे तो फिर क्या करे सर, बताओ। मेरे पास काफी लोग बोलते हैं अरे तुम्ही पीत नाही का, तुम्ही तो डॉक्टर आहात, काय सगळे डॉक्टर लोक पितात, तुम्हाला काही माहिती आहे का? आणि फिर कोई बाहेर फिराव ना तो वो बोलता है की याच्याने ना अरे माइंड फ्रेश होतं म्हणे, तू एकदा घेऊन तर बघ। तो सर ये क्या बोलूं सर, आप कुछ बताइए सर कि क्या मैं तो दूर देखो, डॉक्टर भी इंसान है और डॉक्टर भी एक सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो जैसे बाकी लोग इन आदतों से जुड़ जाते हैं वैसे डॉक्टर भी आदतों से जुड़ जाते हैं। और आप ये सोचिए कि ये जो एडिक्शन की सब्सटेंस है वो कितने स्ट्रांग है कि एक इंसान ने देखे है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। वो जो इंसान देख रहा है कि वो लंग कैंसर देख रहा है, लीवर देख रहा है, एक्सीडेंट देख रहा है, फेफड़े देख रहा है, तभी भी उसको पता है कि इसके से प्रॉब्लम होने वाली, तभी भी वो ले सकता है। तो ये कितना स्ट्रांग उसका पावर है, ठीक है। और उसको अगर रोकना है तो आपके दिल में दिमाग में चाहिए कि मुझे नहीं लेना है यानी नहीं लेना है। और पहला ही जिसको मैंने बोलते कि पहला पियो नका, पहला कष्ट घेऊ नका। उसको किसी ने भी आपको फोर्स किया, देखो कोई तो आपको मुंह में सिगरेट नहीं डालने वाला। मैं बहुत पेशंट को बोलतो की सर माझ्या मित्रांनी फोर्स केलं, मी त्याला म्हणतो की बाबा तुझं नाक दाबून नारसाळ टाकून तुझ्या तोंडात दारू ओतली का? असं तर काही झालं नसतं। ऐसा तो कोई करने नहीं वाला कि आपके मुंह में डालने वाला है। तो इट इज यू हु इज अलाउइंग यू, आप अलाउ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ले रहा है यानी वो सब सही कर रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो नहीं लेते ऐसे भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो लेते हैं ऐसे भी है। यानी वो हर चीज में होता है कि उनको कुछ अच्छी आदतें होती है, किसको बुरी आदतें होती है। हम अच्छी आदतों की तरफ देखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। जो लोग आपको बात कर रहे हैं वो अपनी खुद की जो इच्छा है उसको रैशनलाइज कर रहे हैं कि अरे डॉक्टर भी ले रहा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा। ठीक है, डॉक्टर उसका देखेगा, वो कभी कभार लेके छोड़ देगा। आप तो रोज ले रहे हो ना, आपको तो प्रॉब्लम होने वाली है। और सर एक बाजार में मैंने ये भी देखा है, टूथपेस्ट मिल रहा है सर, तंबाकू जन्य टूथपेस्ट है सर। गलत वो बात है, सर तो गलत उनको बात है। परमिशन कैसे मिलती है सर? परमिशन तो शराब को भी मिलती है साहब। समझ में नहीं आया। सबको मिल जाते परमिशन। तो परमिशन के लिए क्या लगता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर ये पर सर ये जो मीटिंगों में हो रहा है सर, जैसे गेट टुगेदर किसी की मीटिंग में हुआ, वहां पर अगर ये अभी शादी में हुआ तो वो वहाँ पे दारू पिलाई जाती है। वो बोलते हैं कि अगर दाल रोटी खाना था तो हम घर पे भी खा लेते थे, शराब नहीं पिलाई तो फिर तुम्हारा क्या इज्जत रह गया, ऐसा। हर एक चीज की अलग अलग सोचने की या देखने की ये होती है। जिसको जो शराब पीने के लिए आया है वो तो आपको ऐसे डायलॉग देने वाला है, जो आपको मिलने के लिए आया है उसको खाना भी चल जाएगा। जो शराब के लिए आया है तो यही बोलेगा कि भाई हमको शराब चाहिए।
और आपने नहीं दी तो आपको कुछ ऐसी बातें वो सुना के कमेंट जाएगा। पास करते हैं सर, ऐसा ये भी देखा मैंने, मतलब एक देखो मैं सोसाइटी अभी में। आपको मैं आपको बोलूंगा कि आपका शर्ट जो है ना वो काले कलर का है, तो हाँ मेरे कहने से होने वाला है क्या? नहीं 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 तो फिर उसकी कमेंट सच में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? वो उसकी कमेंट है, वो कन्वर्ट नहीं आपके करते। कंट्रोल में थोड़ी ना है। वो नहीं उसकी सर। कमेंट है, उसको हाँ, बोलने दो जो बोलना है। हाँ। उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके हाथ में है, यस सर। राइट? डॉक्टर साहब मुझे ये अभी आज पढ़ा मैंने पेपर में कि ये जो नशा मुक्ति केंद्र है उनमें भी ये रिकवरी रेट है तंबाकू से वो सिर्फ 4% है। इसका क्या कारण है? 4% ओनली। ये जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत ज्यादा पावर है इन चीजों में, बहुत ज्यादा पावर है, और इनको छोड़ने के लिए सब एक साथ होना चाहिए, यानी डॉक्टर के एफर्ट्स, मेडिसिन्स, पेशेंट की इच्छा, फैमिली सपोर्ट, और कुछ बहुत देर तक उसका उस व्यसनी या अम्लीय पदार्थ से दूर रहना। ये सारी चीजें एक बार मिल गई ना तो ये कम होता है। या क्योंकि ये क्या होता है, अपना जो दिमाग है ना वो बहुत जल्दी उनको उसको आदी हो जाता है इस चीजों से, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये तो मैं बोलूंगा ये कोरोना से भी डेंजरस चीजें हैं। अगर आपको आदत नहीं है तो पहले से उससे बच के रखो, आदत है तो जल्द से जल्द छुड़ाओ, इससे दूर हो जाओ। और सर कुछ Thank you. कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो लोग बोलते हैं कि मेरे अंकल माझे काका होते, माझे दादा होते, ते लोक तर आयुष्यभर खाल्लं पिल्लं पण त्यांना तर काही झालं नाही। मग वो हमको एग्जाम्पल दूसरों को देते ऐसा, तो बोलते हे बघा म्हणे असं आहे, यांनी तर नाही पण त्यांना विचारायचं त्यांचं वय ते कुठल्या वय गेले, ते 90व्या वर्षी गेले, तर त्यांना म्हणायचं की त्यांनी जर दारू आणि तंबाखू घेतली नसती ते 100व्या वर्षी गेले असते, अजून 10 वर्ष त्यांच्या आयुष्याचे वाढले असते। आणि दिस इज द फैक्ट, यानी वो जो पुराने लोग थे उनकी सेहत अपने से अच्छी थी, और तभी भी वो शराब अगर नहीं पीते थे तो सेहत और 10 साल आराम से जी सकते थे वो लोग। थैंक यू सर। क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की अलग अलग होती है। अतुल, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस इसमें भी कमेंट बॉक्स में भी आए, उसमें से एक है डाइसल्फिराम के बारे में बताइए। जस्ट एक क्वेश्चन हम पूछे, डाइसल्फिराम का इसमें कुछ रोल है कि नहीं है, ये हम इनको बताएंगे, क्योंकि डाइसल्फिराम जब अल्कोहल की बात होगी तो उसमें डायसल्फाम का अल्कोहल में रोल होता है। डायसल्फाम ये जो दवा है जो अल्कोहल के लिए दी जाती है, तो ये निकोटिन के लिए नहीं दी जाती है। ऐसे हो सकता है कि वो शराब के साथ अगर सिगरेट पी रहा है और शराब बंद हो गई तो सिगरेट बंद हो गई, ऐसे अगर हो रहा है तो इनडायरेक्टली रोल हो सकता है, बट डायरेक्टली डायसल्फाम का निकोटिन में, टोबैको में रोल नहीं है। अच्छा सर, एक पूछना था, गांजा सर ये बोलते कि वो बोलते कि ये भगवान का प्रसाद है, उन्हें गांजा फूको बोले जैसे, और ठंडा ही वो तो शराब भी तो शंकर भगवान का प्रसाद बोला जाता है। ये सारी चीजें ना, ये जो जिनको आदत है वो लोग उसको वो निकाल के फैलाने के लिए, उसकी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं। गांजा कोई भगवान का प्रसाद नहीं है, या शराब भी नहीं, ये सारी चीजें हैं जो नशे की चीजें हैं। सर वो आप उसको उज्जैन में सर खुलेआम बिका जाता है, वो गांजे का ठंडा ही बना के बिका जाता है, तो उसके बारे में कुछ बोलो सर। बहुत ये जगह राजस्थान में सर गवर्नमेंट अप्रूव्ड गांजा मिलता है सर। इसके बारे में हम जब ड्रग डी एडिक्शन की बात होगी उसमें, क्योंकि मैं तो सेशन लेता हूँ, आप हम वी विल स्टिक टू द टोबैको, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर सभी एडिक्शन वाली चीजें लगेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से ना हटे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है की शेतात बनवलेली तंबाखू, ज्याला गावरान तंबाखू म्हणतो, त्यात पण असते काय? तो मतलब खेती में बनाया जाता है, खुद की खेती में वो लगाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उसमें भी निकोटिन होता है क्या? म्हणजे गावरान भाजी आणि हायब्रिड भाजी, शेवटी भाजी ती भाजीच असते। आणि हातभट्टीची दारू आणि समजा चांगली कंपनीमध्ये तयार झालेली दारू, शेवटी दारूची दारू सोडून हातभट्टीची दारू अजून डेंजरस असते, कारण त्याला फिल्टर नसतं। तर तंबाखू ही तंबाखूच आहे, आणि याच तंबाखूपासून पुढची तंबाखू तयार केली जाते। त्याच्यामुळे शेतातली तंबाखू ही सुद्धा तेवढीच घातक, डेंजरस, धोकादायक आजार निर्माण करणारी आहे।
त्याच्यामुळे तंबाखू शेतात जरी तयार होत असते तरी काय ती नॅचरल ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट नाही, ते वापरू नका. डेफिनेटली. और ये तंबाकू जो तैयार होती है वो खेती में ये तैयार होते हैं. तंबाकू की स्पेशल खेती होती है जहाँ पे वो तैयार होती है. उसके बाद में वो प्रोसेस करके ये अलग अलग चीजों में बना के या फिर उसको ये करके उसको मतलब बेचा जाता है या सेल किया जाता है. एक्सेप्टेंस लेवल हो या फिर हर एक को अलग अलग चीज होनी चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के बेचा जाता है. ये जो शुरू होती है वो मेनली ये जो तैयार होती है वो खेती में ही लगाई जाती है और उसकी तंबाकू की खेती होती है, वहां से ये तैयार हो जाता है. तो अगर कोई खेती कर रहा है वो बेचने के लिए खेती करता है. यहाँ पे जो आदमी कर रहा है ये खुद के लिए एक दो हो सकता है प्लांट्स लगाए और उसमें से यूज करे, तो उसमें भी निकोटीन ही होता है. मेरे रिलेटिव है, उनको टोबैको बंद करने के लिए मेडिकल में कौन सी गोली उसका नाम बताइए प्लीज. उनको ओवर द काउंटर चाहिए तो नहीं, वो गोली लेना अगर चाहते हैं. आप गोली आपको डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास जाके ही मिलेगी. गोली आपको मेडिकल वाला नहीं देगा क्योंकि उसको भी पता नहीं होगी. आपको मेडिकल पे ऑन द काउंटर चाहिए तो आपको उसको बोलना कि निकोटिन के च्युइंगम दे, वो आपको दे देगा. ये सब जगह पे अवेलेबल है. 2-2 घंटे में आप उसको यूज कीजिएगा. जैसे मैंने बोला च्यू एंड पार्क, तो ये च्युइंगम भी कोई मामूली च्युइंगम नहीं है, मेडिकल का ही एक हिस्सा है, मेडिसिन ट्रीटमेंट का पार्ट है. वो आपको मेडिकल वाला दे सकता है. गोली आपको डॉक्टर के बिना सलाह आप मत लीजिएगा. डेफिनेटली. बजरंग सर, आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हो, पूछ सकते हैं. तो साहब मुझे ये पूछना है कि लोग बाग, जैसे मेरा फ्रेंड ये भांग बहुत ले रहा है, तो भांग भी क्या टोबैको या व्यसन में आती है, भांग जो होती है? नहीं, भांग जो जिसको कैनाबिस बोला जाता है, भांग जो पी जाते हैं उसमें टोबैको नहीं होता है. लेकिन गांजा जो स्मोक किया जाता है उसको सूंघने के लिए यानी उसको स्मोक करने के लिए उसमें टोबैको मिक्स किया जाता है. यानी गांजा के पत्ते और तंबाकू के पत्ते मिक्स करके वो बीड़ी में डाल के वो पिया जाता है, उसमें टोबैको होता है. भांग जो पी जाती है उसमें टोबैको नहीं होता है. तो वो कोई व्यसन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है भांग पीने में? नहीं 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 नहीं, वो भी डेंजरस है. वो भी व्यसन ऐसा है मत लेकिन समझे. उसमें निकोटीन नहीं होता है. उसमें सिर्फ निकोटीन नहीं है, वो भी डेंजरस चीज है. अच्छा अच्छा डॉक्टर, थैंक यू. सर, जब तक कि हम ऑडियंस का कोई क्वेश्चन आ जाए, एक थोड़ा सा प्रेगनेंसी के इसमें जो इफेक्ट होगा, अगर कोई औरत है वो प्रेगनेंसी के दरमियान अगर सिगरेट स्मोकिंग करती है या फिर टोबैको यूज करती है, तो उसका बच्चे के ऊपर क्या क्या असर होगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा डिटेल में हमको बताना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. आजकल मैंने जैसे स्त्री पुरुष समानता जिसको बोला जाता है वो सब जगह पाई जाती है, वैसे वो एडिक्शन में भी पाई जा रही है. यानी मेरे हॉस्पिटल पे भी मैंने अभी तक 5 लड़कियों को एडमिट किया था, जिनमें से 3 लड़कियों को हेवी स्मोकिंग की आदत थी. हेवी स्मोकिंग यानी हम उनके रूम में जा नहीं पाते थे, इतना स्मोकिंग उनका ज्यादा था. तो इसीलिए फीमेल स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस देन जैसे बोला जाता कि मेल स्मोकिंग, मेल का अल्कोहल से ज्यादा फीमेल का अल्कोहल डेंजरस है, उसी की तरह फीमेल में भी स्मोकिंग का बहुत ज्यादा दुष्परिणाम पाए जाते हैं. स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो आपका बच्चे का वेट कम हो सकता है. लो बर्थ वेट बेबीज यानी इनका वजन 2 किलो से कम हो सकता है, ऐसे बेबीज आ सकते हैं. आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. आपका प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ सकता है. आपको प्रेगनेंसी में शुगर भी हो सकता है इसकी वजह से. सो ये बहुत डेंजरस चीज है. आप प्रेगनेंसी जिस चीज के लिए कर रहे हो उसी के ऊपर ये अटैक कर रहा है, तो इट इज यू हैव टू क्विट इट, देयर इज नो चॉइस. थैंक यू वेरी मच सर. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कृपया हैंड रेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं. सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा. हम प्रोग्राम के एंड में जा रहे हैं, उससे पहले ये जो क्विज कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन का मैं दूसरा क्वेश्चन है वो पूछना चाहूंगा यहाँ पे. ये जो टोबैको है या टोबैको के प्रोडक्ट्स है, उसकी वजह से हमारे बॉडी पे या फिर हम पे क्या क्या असर होता है, ये ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है, क्विज के लिए क्वेश्चन है. कृपया आपको कोई भी
5 जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको तुरंत से मैसेज करने हैं। सर जब तक कि ऑडियंस बहुत अच्छा सवाल है अतुल, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ पे ना पेशेंट एडमिट होते हैं शराब के लिए और तंबाकू के लिए, और बोलते सर आपकी गोली से साइड इफेक्ट होगा क्या। मैं हम उनको बोलते हैं भाई आप जो अंदर ले रहे हो शराब या तंबाकू, उसके इतने साइड इफेक्ट्स है, उसको पहले देखो। ये गोली के साइड इफेक्ट्स मुझे पता है, इसके आपको नहीं पता है। डेफिनेटली सर जब तक कि मैं ये आंसर आ रहे हैं उनमें से विनर्स निकालो, तब तक अगर आपको कुछ बोलना है, आपको मतलब तंबाकू के बारे में अभी कुछ और रह गया ऐसे आपको लगता है तो आपको जो हमारा आज का सेंटेंस है ना, वो उसके बारे में बोलना चाहूंगा। सर 1 मिनट, जस्ट एक वन रिक्वेस्ट, जो भी कोई है, डॉक्टर सुदर्शन आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है, ना कि कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन जो था वो जो ये जो टोबैको है, टोबैको के प्रोडक्ट्स है, उसकी वजह से हमारे बॉडी पे क्या क्या असर होता है, ये क्वेश्चन है और उसको आपको रिप्लाई करना है। आपको रिप्लाई करने के लिए व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है, ना कि चैट बॉक्स में। अगर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं तो वो सर वैलिड नहीं किया नंबर नहीं जाएगा। पता सर, मुझे व्हाट्सएप नंबर नहीं पता। इट्स 9503421124। चैट बॉक्स में सबसे पहला मैसेज देखिए, उसमें भी ये नंबर लिखा हुआ है। अच्छा 94 9503421124। 421 आई विल, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि हम इसमें व्यत्यय ना लाए। हाँ सर कंटिन्यू, आप बोलिए। हाँ, ये जो हमारा आज का टाइटल है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए कि ये मैंने इसलिए रखा था कि सबसे डिफिकल्ट चीज होती है कि हम ना नहीं बोल सकते। पेशेंट जब हमें पूछते हैं ना कि सर मैं शराब या तंबाकू छोड़ नहीं पाता हूँ, तो क्यों नहीं छोड़ पाता हूँ कि मैं ना नहीं बोल पाता। तो इसके ऊपर काम करना पड़ता है काउंसलिंग में बहुत बार। इसलिए मैंने लिखा था इफ यू वांट टू से नो से नो। अगर आपको नहीं कहना है तो आपको नहीं ही कहना है। उसको शुगर कोट करके आड़ा टेढ़ा बोल के अरे मुझे डॉक्टर ने बोला है, ऐसा बोला है, वैसा करने की जरूरत नहीं। आप फर्म रहिएगा कि भाई मेरी लाइफ है, मैं मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, राइट। तो और मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, ये मेरे हाथ में है। तो ये मैं चुनूंगा ना कि मुझे क्या सही क्या गलत है। और अगर मुझे लगता है कि ये चीज गलत है जो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इफ यू वांट टू से नो, से नो, नहीं बोलो उसको। जैसे अगर जैसे हम बहुत बार आजकल तो हमारे औरंगाबाद में भी बहुत फेमस हो रहा है कि किसी लड़की को किसी ने छेड़ा और किसी उसने ना कहा तो प्रॉब्लम आता है। तो लेकिन वो ना कहना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम स्ट्रांगली ना नहीं बोलते ना, तब तक सामने वाला फोर्स करना चालू रखता है। तो आपको खुद में बिलीफ रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। आपका मोटिवेशन अच्छा है, आपका उसका जो गोल है वो आपके सेहत के लिए, आपके फैमिली के लिए जरूरी है। तो उसको मन में बिठाओ, निर्धार करो और नहीं बोलो आई वॉन्ट टू से नो, नो इज नो। ये इसलिए हमें नहीं बोलना सीखना चाहिए। नहीं तो फिर हमको प्रेशर आता है, बाद में गिल्टी फील होता है कि अरे मुझे तो नहीं करना चाहिए, तो मैंने क्यों किया। डेफिनेटली सर, वही जो है फर्स्ट टाइम भी जो लेते हैं, अगर पहले इसको ही ना कहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो शुरू में बोल रहे थे उसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अगर कोई फ्रेंड है आपको वो फोर्स कर रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे भी बहुत बार जब शुरू में मुझे जॉब लग गया तो तेरे लिए बड़ी बात नहीं है क्या, मेरी पार्टी है तो क्यों नहीं पी रहा है। तो इस काइंड की जो पीयर प्रेशर होता है वो बहुत बार मतलब एडोलेसेंस एज में होता है और हमको लगता है कि हम फ्रेंड लूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपका सच में फ्रेंड है तो आपको आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा, और अगर वो उसको पसंद नहीं कि आप नहीं पी रहे हैं या फिर उसको पिलाना ही है, तो वो हो सकता है कि आपका वो सही फ्रेंड नहीं है। तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर पीयर प्रेशर है उसको कैसे टैकल किया जाए, या फिर अगर पहली बार ही नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे ही होता है कि पहली बार होता है फिर
अगली बार होता है और ये बार बार होता है तो फिर ये आदत हो जाती है या फिर वो एडिक्शन बन जाता है। तो पहली बार ही ना कहने के लिए पीयर प्रेशर को अगर किसी को ये करना है, हैंडल करना है, तो वो कैसे किया जाए? हाँ, पीयर प्रेशर ये सबसे ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आदत लगना या व्यसन शुरू होना शुरू हो जाता है। तो जो पीयर आपको प्रेशर डाल रहा है वो पीयर आपका पीयर नहीं है। जैसे सर ने बोला कि वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। आपने ये सोचना जरूरी है कि ये मेरा अच्छा दोस्त है तो ये मुझे गलत चीज करने के लिए क्यों फोर्स कर रहा है, जो मुझे पता है कि ये गलत है, तो मैं इसका सुनूंगा नहीं। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पहली ही चीज होती है, अगर हमने एक बार भी उसका इस्तेमाल कर लिया तो ब्रेन को पता चल जाता है कि अरे इसमें मजा है, इसमें नशा है, और उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो एक बार भी हमने अगर इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे ब्रेन को ये पता नहीं होती है, और ये हमारा ब्रेन दिमाग फिर उसकी तरफ जाना बंद कर देता है। अगर उसको एक बार भी चटक लग गया, अच्छा लग गया, तो फिर वो बार बार उसको डिमांड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें वो चीज होती है, इसको डोपामिन बोलते हैं। वो डोपामिन हाई होना शुरू हो जाता है। तो पहले ही बार उसको ना बोलिएगा, क्योंकि वो पीयर प्रेशर आपको बाद में फिर बहुत मुश्किल में लाके रखेगा, यानी एडिक्शन की तरफ आपको फर्स्ट लेके जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि एक बार शुरुआती में ही उसको ना बोलिएगा। आखिरी 1 या 2 क्वेश्चंस हम लेंगे। अगर किसी को पूछना है तो तुरंत से पूछिए, ताकि एक बार अगर ये रिजल्ट डिक्लेयर होना जाए तो उसके बाद में हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं ही सवाल करना चाहूंगा। हाँ सर, बोलिए ना। आप इतने बिजी शेड्यूल में इतनी अच्छी एक्टिविटी कैसे कर लेते हैं? थैंक यू सर। ये मेरा एडिक्शन है, कुछ भी हो। दिस इज अ गुड एडिक्शन फॉर मी, कि मतलब कुछ भी हो करना ही है, तो कुछ भी अवेयरनेस करना ही है। हफ्ते में एक ना एक चीज कुछ ना कुछ करना है, और उसके साथ में आर्टिकल हो या फिर कोई वीडियो हो या फिर इस टाइप का प्रोग्राम हो। ये मेरी आदत है, मुझे इस चीज की लत लग गई है, तो डेफिनेटली उसके लिए टाइम निकालना जरूरी है, वो करना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। बहुत अच्छी आदत है, यानी जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडिक्शन, यानी ये दिस इज अ पॉजिटिव हैबिट फॉर्मिंग थिंग। जैसे एक्सरसाइज इज अ पॉजिटिव एडिक्शन, वैसे ये डॉक्टर साहब को जो एडिक्शन हुआ है कुछ अच्छी चीज करने का, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव बिहेवियरल एडिक्शन जिसको बोलते हैं। सर वेरी गुड थिंग। सर वो तपकीर के बारे में बताइए ना सर। तपकीर में भी तंबाकू होती है, फिल्टर्ड और बहुत क्या बोलेंगे, माइन उसका पाउडर की तरह होती है। आजकल कम देखने मिलती है, लेकिन हमारे दादाजी और नाना जी के जमाने में बहुत मिलती थी। छोटी सी डब्बी आती स्टील की, उसमें डालते हैं, उसको स्निफिंग बॉक्स में रख। नहीं, वो तो पेस्ट हो गई, वो तो मंजन हो गया। तपकीर यहाँ पे स्निफ बॉक्स में रखी जाती है और उसको सूंघा जाता है, यहाँ से नाक से सूंघा जाता है। जैसे बहुत सारे कोमड़ा छाप दांत घसते हैं तपकीर से, लेकिन नहीं, वो तो मंजन है, उसमें भी तंबाकू होता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ तपकीर, रेड कलर का आता है सर, उसको मशरी बोलते हैं। आप जो बात कर रहे हैं शायद उसको मशरी बोलते हैं। भी है सर, वो मशरी भी मैं तपकीर की ही बात कर रहा हूँ। तपकीर से वो करते थे, स्नप ऐसे लेते थे। तपकीर इज यूजुअली दोनों भी देखो कंटेंट तो सेम ही है। हाँ, कंटेंट तो सेम ही है उसमें, दोनों में निकोटीन है। आपको सूंघो, पाउडर, अगर पाउडर पाओ उसका अच्छा होगा तो सूंघ सकते हो, और अगर आपको उसको ब्रश करना है तो आप ब्रश कर सकते हो। और हो सकता है कि पुराने इसमें जो पता नहीं, वो चारकोल वाला भी एक आता था, मंजन वाला, वो पता नहीं उसमें वो तपकीर मिक्स करके भी यूज किया जाता था इसके लिए। बाजार में मिलता है सर। हाँ, यानी पाउडर को ब्रश की तरह यूज कर सकते हैं आप। डेफिनेटली। बजरंग सर, आपका ये आखिरी क्वेश्चन है और ये सेशन का भी आखिरी क्वेश्चन है। पूछिए, एक आखिरी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि आप सब बोल रहे हैं सूंघने और ब्रश करने, तो इसमें कोई ब्रश करना, जो अगर तंबाकू से कोई ब्रश करता है तो कोई तकलीफ दे नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है? दांत का ब्रश मंजन के रूप में, तंबाकू का मंजन के रूप में काम में लेते हैं वो। नहीं, अगर उसमें तंबाकू है
तो उससे आपको हानि हो सकती है। सही गलत आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन अगर इससे आपको हानि हो रही है तो मत यूज कीजिएगा। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जिससे हानि नहीं होती, वो यूज कीजिएगा। सिंपल सी बात है। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज हम ये प्रोग्राम के एंड में आ रहे हैं। प्रोग्राम एंड करने से पहले आज का जो क्विज कंपटीशन है उसके विनर्स मैं घोषित करूंगा। विनर घोषित करने से पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो वो आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है और सेकंड का आंसर नहीं दिया है, तो आप भी आउट ऑफ कंपटीशन जा रहे हैं। जिन लोगों ने दोनों भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, वो बराबर दिए हैं, उनको सिर्फ कंपटीशन में कंसिडर किया जाएगा। और उसमें से भी जो फास्टेस्ट आ चुके हैं उनका कंसिडर किया जाएगा। तो उस हिसाब से हमने ये 3 विनर निकाले हुए हैं। सबसे जो पहले हमारे विनर है वो है प्रफुल्ल। अगर आप है तो आप कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। प्रफुल्ल, ओके, 1 मिनट। हाँ सर, आप आपका वीडियो चालू कर सकते हैं। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से है बताइए, और आपको ये आज का सेशन कैसे लगा उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हेलो, हेलो मेरा सर, नाम डॉक्टर कांग्रेचुलेशंस। प्रफुल्ल राय सिंह है। मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल राय सिंह है और मैं जलगांव से हूँ। जनरल प्रैक्टिस करता हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। कांग्रेचुलेशन सर। और आपके आज के प्रोग्राम के भी बारे में थोड़ा सा बोल लीजिए। आपको ये कैसे फायदा, इसका कैसे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, या फिर आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा? जी बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। मेरे पास जो पेशेंट आएंगे या तो फिर कोई आसपास के लोग होंगे जो तंबाकू का या तंबाकू से रिलेटेड जो भी चीजें के सेवन करते हैं, उनको कुछ हेल्प कर सकूंगा और कुछ बता सकूंगा इस। डेफिनेटली सर। और आपको बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे MET है, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी है, उसके बारे में आपको पता चला है, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा और आप हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं होता तो डेफिनेटली नियर बाय साइकियाट्रिस्ट जो रहेंगे उनके पास में आप उनको रेफर कर सकते हैं। दूसरे जो आज के विनर है, इन्होंने सेकेंड टाइम, पिछली बार भी ये विनर रह चुके थे, इस बार भी विनर है श्री कृष्णा वेनिकर। 1 मिनट सर। आप सर आपका हैंड रेज कीजिए, श्री कृष्णा वेनिकर, ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। कशा करायचं? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। पिछली बार भी आप विनर थे, इस बार भी आप विनर है। आप खुद को हाँ, वीडियो चालू कीजिए, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सर। पिछली बार मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे एक कलीग है, उनके इंसिस्ट करने पर मैं ज्वाइन हुआ था, और पिछली बार का सेशन भी मुझे अच्छा लगा था। आज वैसे वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है। हम लोगों ने आज हमारे ऑफिस में एक ओथ लिया कि हम कोई भी तंबाकू वगैरह नहीं खाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट मैंडेट के हिसाब से हमने किया। लेकिन जिन लोगों ने शपथ लिया उन्हीं लोगों ने थोड़ी देर बाद जाकर कहीं पर कोने में कहीं जाकर फिर से टोबैको खाया, च्यू किया। तो ये जो आपने सेशन आज दिया, जैसे मोहिडे सर ने और आपने दोनों ने भी इंफॉर्मेशन दी है, ये तो वैसे बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मैं इस बारे में बताकर, उनको डी एडिक्शन के बारे में बताकर उनकी आदत छुड़वाने में मैं मदद कर सकता हूँ। इसलिए थैंक यू वेरी मच दैट बोथ ऑफ यू हैव given such a nice session for all of us. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज के तीसरे जो विनर है वो है डॉक्टर सुधा गड्यानवर। मैम आप कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। आप अगर यहाँ पे है, सुन रहे हैं, तो कृपया आपका वीडियो चालू कर सकते हैं और आपके बारे में बता सकते हैं, और आज का प्रोग्राम कैसे लगा, आप कहाँ से हो, इसके बारे में बता सकते हैं।
मुझे लगता है मैम यहाँ पे नहीं है, वो सेशन छोड़ चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 3 विनर्स। आपको आपका गिफ्ट जो है थोड़ी दिन में मिल जाएगा। मेरी और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर क्विज में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपको दोनों भी क्वेश्चंस के आंसर देना जरूरी है। एक क्वेश्चन का दिया, एक का नहीं दिया, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आउट ऑफ द कंपटीशन आप जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने दोनों भी क्वेश्चंस का आंसर दिया। जिन्होंने सिर्फ एक का दिया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोनों भी आगे से दीजिए। और इसी के साथ में मैं प्रोग्राम का ओके सर कुछ सुना ही नहीं आया। ओके सुधा गडियानवर अगर आप है यहाँ पे तो वो है। हाँ हाँ, आप अगर सुन पा रहे हैं तो अभी भी आप बोल सकते हैं। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से है बताइए। हालांकि मैं जानता हूँ क्योंकि आप चौथी बार है ये आप विनर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पे जो नए लोग हैं या फिर हमारे जो स्पीकर है उनके लिए आप आपके बारे में बता सकते हैं। खुद को अनम्यूट कीजिए अगर आप। सॉरी सर, जरा नेट प्रॉब्लेम झालाय माझ्याकडे। ओके ओके, बोला बोला। ओके हा नेट प्रॉब्लेम झालाय सर। डिटेल हॅलो, हाँ बोला बोला, आवाज येतोय हा तुमचा। ऐकू येते का सर? हो बोला, आवाज येतोय। हा सरांनी खूप छान म्हणजे एक्सप्लेनेशन दिलं। वरवरची माहिती होती ते अगदी डीप मध्ये माहिती मिळाली सर। थँक्यू तुम्ही दोघा सरांचं सर ओके म्हणजे थँक्यू। थँक्यू, आभारी आहे। मैम जो है डॉक्टर सुधा गडियानवर है, जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से वो है। वो हमारी रेगुलर अटेंडेंट है, मतलब हमेशा एक भी, मुझे लगता है एक भी प्रोग्राम अभी तक उन्होंने मिस नहीं किया है। ऐसे जो ऑडियंस है उनके लिए मैं बहुत बार, उसमें से बहुत सारे हैं डॉक्टर ये जो है सुधा गडियानवर है, प्रपुर रेजिंग भी बहुत बार यहाँ पे आ चुके हैं। सुनील नागरे है जो आज उन्होंने भी रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने पार्ट में रिप्लाई दिया है, इसलिए उनको हम और थोड़ा सा लेट आया रिप्लाई, उसकी वजह से हम नहीं ले पाए। तो उन सभी ऑडियंस को जो आज यहाँ पे ऑडियंस है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो बार बार आ रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जो और लोगों को जोड़ रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो धन्यवाद है डॉक्टर आशीष सर के लिए है, क्योंकि उन्होंने अपनी ओपीडी से टाइम निकाल कर हमें यहाँ पे हमारे लिए आ गए हैं। उन्होंने अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो धन्यवाद सर, मैं आपको और एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और मिलेंगे हम अगले मंगलवार को, जो जून है, जून का 14 का जो मंगलवार है, सेकेंड मंगलवार है, उसमें ये माइंड केयर मैराथन का 10वां सेशन होगा, जिसमें कि डॉक्टर अविनाश डिसूजा सर डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।